पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसे 25 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उसे 12 घंटे में भर सकता है। यदि वे सभी एक साथ चालू कर दिए जाएं, तो टैंक को भरने में लगा समय ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखिए, बड़े खतरनाक से ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन देख के डरिएगा मत, करते हैं सॉल्व। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको दो बातें, आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना चाहता हूं, दो बातें बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, या जिसे हम बोलते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर का मतलब है जिनमें केवल दो संख्याओं का भाग जाता है। एक तो जाता है एक का और एक खुद का। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से जैसे कि मैं बोलता हूं आपको 5। देखिए 5 में किसका भाग जाता है, आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 का जाता है, 2 का जाता है नहीं, 3 का जाता है नहीं, 4 का जाता है नहीं, और 5 का जाता है। तो 1 का और अपने आप खुद का दो फैक्टर्स होने चाहिए इसके, तो वो अभाज्य संख्या होती है। बशर्ते कि जो दोनों फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यू अलग अलग हो। जैसे इसके फैक्टर्स क्या हैं, 1 और 5, तो ये एक अभाज्य संख्या है। फिर से बताता हूं आपको, ऐसी संख्याएं जिनके केवल दो फैक्टर्स हों, या जिसमें केवल दो संख्याओं का भाग जाए। एक तो जा रहा है 1 का और एक अपने आप खुद का, बशर्ते वो दोनों संख्याएं अलग अलग हो, एक ना हो, एक जैसी ना हो। तो 5 एक अभाज्य संख्या है। मैं बोलूंगा 11, आप बोलेंगे जी इसमें 1 का भागा तो जाता है, 1 का भागा तो सब में ही जाता है, क्योंकि 2 का जाता है नहीं, 3 का नहीं, 4 का नहीं, 5 का नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 तक किसी का नहीं जाता है, 11 का जाता है। तो एक फैक्टर इसका 1 है और एक फैक्टर स्वयं वो संख्या है, तो ये एक अभाज्य संख्या है। और दोनों फैक्टर्स क्या हैं, अलग अलग हैं। जैसे मैं बोलूं आपसे 10, तो 10 में किस किस का भागा जाता है, या इसके फैक्टर क्या है, आप बोलेंगे 1 तो होगा ही। 2 का भागा 10 में जाता है, आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल जाता है। 3 का नहीं जाता, 4 का नहीं जाता, 5 का जाता है, 10 का जाता है। देखिए ये अभाज्य संख्याओं की जो कंडीशन होती है उसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अभाज्य संख्या में केवल दो फैक्टर होने चाहिए थे, यहाँ पे तो 4-4 फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 4-4 संख्याओं का 10 में भागा जा रहा है। तो 10 एक अभाज्य संख्या नहीं है। और समझाता हूं, 2 के फैक्टर 1 का भागा जाता है, आप बोलेंगे जी 1 का तो सब में ही जाता है। 2 का भागा 2 में भी जाता है। तो इसके भी दो फैक्टर हो गए, एक संख्या अपने आप में खुद, और दोनों क्या है, अलग अलग है। तो 2 एक अभाज्य संख्या है। हम 1 का फैक्टर करते हैं, एक संख्या है, यहां पे कर देता हूं, अगर मैं 1 का कर रहा हूं तो इसके फैक्टर क्या आएंगे, आप बोलेंगे 1 का भागा 1 में जाता है, तो 1 तो आएगा ही। आप बोलेंगे ये संख्या भी तो अपने आप में 1 है, तो उस 1 का भी भागा जाएगा। देखिए ये कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा है कि 1 का भागा जाता है, और जो वो संख्या होती है उस संख्या का भी भागा जा रहा है, वो एक ही है। लेकिन क्या ये अलग अलग है, आप बोलेंगे जी नहीं ये तो सेम है। तो अभाज्य संख्याओं में मैंने आपको क्या बोला, फैक्टर जो है अलग अलग होने चाहिए, 1, 11, 1, 5 या 1, 2। इस तरह से 1 क्या है, एक अभाज्य संख्या की परिभाषा में फिट नहीं होती है। तो 1 एक अभाज्य संख्या नहीं है। 1 एग्जाम में जो एस्पिरेंट होते हैं, तैयारी करते हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहां पे हमें पता चला कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। ये आप नोट भी कर लीजिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। 1 क्यों नहीं है वो आपको पता है, क्योंकि इसके जो फैक्टर्स हैं
वो यहाँ पे आ तो गए, एक आ गया और एक संख्या खुद आ गई, लेकिन ये दोनों क्या है, सेम है, तो सेम नहीं होनी चाहिए। तो आप ये चीज पहले नोट करिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 है। और अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 फैक्टर्स हो, एक हो संख्या 1 और एक वो संख्या स्वयं खुद, दोनों का उसमें भागा जाए और दोनों संख्या आपस में डिफरेंट हो। ये अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट हो गया। नोट कर लीजिए इस चीज को, फिर मैं इसको रफ करता हूं। अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो है एलसीएम। जिसे हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब छोटे से छोटा, कॉमन मतलब जो उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, और मल्टीपल मतलब होता है गुणांक। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आएगा कि एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटे से छोटा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ हो और मल्टीपल मतलब उसका गुणांक। अब मैं बताता हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। जैसे कि मैं आपसे बोलूं 4, 8, 10 का एलसीएम मुझे निकाल के बताइए, तो सबसे पहले आप 4 के मल्टीपल निकालेंगे। मल्टीपल मतलब होता है गुणांक, मतलब उसका पहाड़ा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चको 16, आगे ये चलता रहेगा 20, 24। अगर हम आगे भी चलाएं 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, आगे भी चलता रहेगा। 8 के मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणांक या उसका पहाड़ा। 8 एकम 8 दूनी 16, 24 को 32, 40, आगे भी ये चलता रहेगा। 48 यहाँ पे भी आएगा, आगे ऐसे कर दीजिए, ये सीरीज आगे चलती रहेगी। 10 का करेंगे तो 10 का क्या आएगा, आप बोलेंगे सर 10 का आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और आगे ये सीरीज चलती रहेगी। अब देखिए हमें क्या चाहिए, छोटे से छोटा। कॉमन मतलब जो तीनों में क्या हो, उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ कौन सा है आप देखिए, उभयनिष्ठ मतलब जो तीनों में हो। तो 4 हम देखेंगे, क्या 4 तीनों में है, आप बोलेंगे नहीं। 8 तीनों में है, आप बोलेंगे 2 में तो है लेकिन तीनों में तो नहीं है। 12 नहीं है, 16 2 में है, इसमें नहीं है, 20 इसमें है पर इसमें नहीं है। ऐसे करके सबसे छोटी संख्या हम देखेंगे जो तीनों में कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, वही उसका एलसीएम होती है। तो ऐसे मैं आगे चेक करते जाऊंगा तो मुझे संख्या दिखेगी 40। जो क्या है, लीस्ट है, सबसे छोटी है, जो तीनों में कॉमन है, और मल्टीपल हमने ये निकाले। तो अगर आपसे इसका एलसीएम पूछा जाता तो वो आता 40, इस तरीके से। एक एग्जांपल आपको और समझाता हूं, जैसे कि है 5, 10, 15 का एलसीएम। 5 के गुणांक करेंगे पहले, यहां से 5 के करते हैं तो क्या क्या आएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30, सीरीज आगे चलती रहेगी। 10 के करेंगे तो क्या आएंगे, 20, 30, 40, सीरीज आगे चलती रहेगी। 15 के करेंगे तो क्या आएंगे, 15, 30, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, नीचे को 60। हम क्या कर रहे हैं, इसके मल्टीपल गुणांक, उतने में गुणा कर रहे हैं, पहले 1 से 2 से 3 से 4 से, एक तरह से उसका टेबल पढ़ रहे हैं। लीस्ट छोटे से छोटा जो तीनों में क्या हो, कॉमन। 5 तीनों में नहीं है, 10 तीनों में नहीं है, 15 तीनों में नहीं है, 20
तीनों में नहीं है, 25 तीनों में नहीं है, 30 जो है तीनों में है, जो कॉमन है। तो इसका एलसीएम क्या होगा? 30। ये आपको समझाने के लिए था कि एलसीएम एक्चुअली में होता क्या है। अब एग्जाम में एलसीएम बोलेगा, अभी तक हम कैसे सॉल्व करते आ रहे हैं बताता हूं। जैसे ये क्वेश्चन था 5, 10, 15। हम अभी तक एलसीएम कैसे निकालते हुए हैं। जैसे यही क्वेश्चन था 5, 10, 15 का एलसीएम। हम क्या करते हैं, यहां पे ऐसे लिखते हैं 5, 10, 15। अब क्या करते हैं, इसमें अभाज्य संख्याओं से भाग देते हैं। पहले सबसे छोटी से देंगे, अगर जाता होगा तो, मतलब 2 से, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, फिर 9 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 में 1 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 9 का भी जाता है, तो 3 फैक्टर हो गए, तो 9 नहीं। 11 है, 13 है, ऐसे आगे चलते हैं। ये अभाज्य संख्या है। तो इसमें सबसे छोटे उसका भाग देंगे अभाज्य का, जिसमें भागा जा रहा हो, एक संख्या में, 2 संख्या में, वो हम क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। देखिए 2 का भागा इसमें जाता है, हम बोलेंगे जी नहीं। 3 का जाता है, हाँ 3 का जाता है। किसमें? 15 में। तो हम 3 का देख लेते हैं। 5 में तो नहीं जाता, तो 5 का 5 वैसे ही उतारेंगे। 10 में नहीं जाता। 15 में कितनी बार जाता है? आप बोलेंगे 3 पंजे 15, 5 बार। अब किससे भाग दे सकते हैं? 5 से दे सकते हैं, क्योंकि 5 से इसमें भागा जाएगा। अभाज्य संख्या है, कितनी बार जाएगा? 1 बार, 2 बार, 1 बार, फिर बचा 2, फिर किससे भाग देंगे? 2 से। जब तक ये 1 1 1 ना आ जाए लास्ट में, तब तक हम भाग देते रहेंगे। और लास्ट में एलसीएम क्या हो जाएगा? इन तीनों की मल्टीप्लाई, वही उसका एलसीएम होगा। जैसे इस क्वेश्चन में एलसीएम हो जाएगा 3 गुणा 5 गुणा 2, कितना हुआ? 5 या 15 गुणी 30। यही हमने वहां से भी निकाला था। अब देखिए, आपको एग्जाम में एलसीएम कैसे निकालना है, मैं आपको वो सिखाना चाहता हूं। मैंने आपको पहले एलसीएम का कॉन्सेप्ट बताया कि एलसीएम होता क्या है, फिर आप अभी तक कैसे एलसीएम निकालते हुए आए हो वो भी बताया। अब एग्जाम में आपको एलसीएम कैसे निकालना है वो मैं आपको बताता हूं। एग्जाम्पल है, यही एग्जाम्पल लेते हैं 5, 10, 15 का एलसीएम। जिन संख्याओं का एलसीएम पूछा है, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को आप यहां लिख दीजिए। तो आप बोलेंगे 5, 10, 15 में सबसे बड़ा क्या है? आप बोलेंगे 15 सबसे बड़ा है। तो 15 सबसे बड़ा है, तो 15 को यहां लिख दीजिए। अब देखिए पहली संख्या का 5 का भागा 15 में जाता है, आप बोलेंगे जी जाता है। 10 का भागा 15 में जाता है, नहीं जाता है। अब हम देखेंगे कि 10 के अंदर क्या मौजूद है, आप बोलेंगे जी 5 गुणा 2, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है। इस 15 के अंदर क्या मौजूद है, आप बोलेंगे 5 गुणा 3। 15 में जो 10 का भागा नहीं जा रहा है, वो किसकी वजह से नहीं जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर 2 मौजूद नहीं है। देखिए 5 तो इसके 15 के अंदर मौजूद है, लेकिन जो ये 2 है, ये 15 के अंदर मौजूद नहीं है। तो जो मौजूद नहीं है उसकी हम गुणा कर देंगे, और 15 का तो जाएगा ही। तो कितना हो गया? 30। यही इसका क्या होगा? एलसीएम। एक एग्जांपल और देखते हैं। 55, 11, 22 का एलसीएम। पहले सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए आप। तीनों में सबसे बड़ी क्या है? 55। तो 55 का भागा तो इसमें जाएगा ही। 11 का भागा 55 में जाता है, आप बोलेंगे जी जाता है। 22 का भागा 55 में नहीं जाता है,
नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? इसकी वजह से नहीं जाता है। 22 के मल्टीपल होते हैं 11 गुणा 2 और 55 के होते हैं 11 गुणा 5। इस 55 के अंदर 11 तो मौजूद है, लेकिन जो ये 2 है, ये 2 मौजूद नहीं है। इसी के कारण 55 में 22 का भागा नहीं जा पाता। तो जो मौजूद नहीं होगा ना, उसकी यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 55 दूनी 110। तो 110 ही इन तीनों संख्याओं का एलसीएम होगा, तीनों का भाग जाएगा। देखिए 55 का 2 बार जाएगा, 11 का 10 बार, 22 का 5 बार। और ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें तीनों का भाग जाएगा, वही एलसीएम होता है। उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको सब बातें क्लियर हैं, अभाज्य संख्या, एलसीएम निकालना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? पाइप ए किसी टैंक को 16 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 25 में, पाइप सी 12 में, और एक साथ चालू कर दिए जाए तो टैंक को भरने में लगा समय। देखिए पिछली क्लास में जो टाइम एंड वर्क का किया था, उसी कॉन्सेप्ट में पाइप वाले क्वेश्चन भी काम करते हैं। कैसे मैं बताता हूं। पाइप ए, पाइप बी, पाइप सी। पाइप ए उसे कितने में भर रहे हैं? आप बोलेंगे 16 घंटे में, बी 25 घंटे में, ये 12 घंटे में। उस टैंक की टोटल क्षमता कितनी होगी? टोटल उसकी कैपेसिटी कितनी है? आप बोलेंगे तीनों का जो एलसीएम होता है। देखिए एलसीएम मैंने आपको इसलिए सिखाया क्योंकि यहाँ एलसीएम काम आएगा। तो एलसीएम क्या होगा इन तीनों का? उसकी क्षमता, टैंक की क्षमता, टोटल क्षमता। आप बोलेंगे एलसीएम जो होगा, पहले तो सबसे बड़ी संख्या लिख दीजिए 25। अब देखिए 16 का भागा 25 में जाता है? नहीं जाता है। 25 के मैं फैक्टर करता हूं, नीचे रख ऐसे करके 5 गुणा 25 के फैक्टर आए 5 गुणा 5 और 16 के क्या है? 8 गुणा 2। मुझे बताइए इस 25 के अंदर क्या 8 मौजूद है? आप बोलेंगे जी कहीं से कहीं तक। 2 मौजूद है? नहीं है। तो जो मौजूद नहीं है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 की भी 2 की। 25 का भागा तो पूरा पूरा जाएगा ही। 12 का देख लेते हैं हम। 12 के फैक्टर क्या होंगे? आप बोलोगे 4 गुणा 3। क्या इस संख्या के अंदर 25 गुणा 8 गुणा 2 के अंदर 4 मौजूद है? आप बोलोगे सर ऐसे तो हमें नहीं दिख रहा। लेकिन मुझे ये बताइए क्या 8 के अंदर 4 मौजूद नहीं है? 4 गुणा 2, तो 8 के अंदर 4 मौजूद है, इसका मतलब 4 मौजूद हमें मिल गया। लेकिन 3 हमें कहीं नहीं मिलेगा, किसी के अंदर हमें 3 नहीं दिखेगा। तो जो संख्या हमको नहीं मिल रही है उसकी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझाने के लिए था। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 25 अट्ठे 200, 200 दूनी 400, 400 तिया 1200। मैं यहां पे डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका एलसीएम हमने निकाल दिया 1200। ये समझाने के लिए था। टोटल जो टैंक की क्षमता है वो कितनी आ गई? 1200। यहां पे आएगा इनकी एक दिन की एफिशिएंसी, मतलब एक दिन में वो कितना भर रहे हैं। तो टोटल है 1200 और 16 घंटे में वो पूरा भर देता है। तो एक दिन में कितना भर रहा होगा? एक दिन में आप बोलेंगे 1200 बट्टे 16, तो भागा देंगे 16 सत्ते 112, बचेगा 8 0, 16 पंजे 80। 25 का भागा देंगे, 25 सबको 100, बचेगा 200, 25 अट्ठे 200। 12 का 12 कम 12 0, 100। ये आ गई टोटल क्षमता, ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। एक दिन में कितना भर रहे हैं? 75 48 100। अब वो बोलता है यदि वे सभी एक साथ
चालू कर दिए जाएं तो टैंक को भरने में लगा समय, अगर वे एक साथ चालू कर दिए जाएंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे। यहाँ पे दिन में नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पे घंटे हैं, 1 घंटे, बात हुई 1 घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भर पा रहे होंगे सब मिला के, आप बोलोगे सबको ऐड कर दीजिए। तो 100 प्लस 75 प्लस 48, तो 48 और 75 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 5 13 3 123, 123 में 100 जोड़ेंगे तो 223। तो टोटल इनकी जो एफिशिएंसी आ गई, या 1 घंटे में तीनों मिलके भर रहे हैं, वो भर रहे हैं 223। टोटल कितना है 1200, और एक दिन में जब वो एक साथ चालू कर दिए जा रहे हैं तो कितना भर रहे हैं, आप बोलेंगे सर 223। तो भरने में लगा समय, जब वो एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो समय कैसे निकालते हैं हम, टोटल अपॉन उनके एक दिन की एफिशिएंसी। तो 223 से हम भागा दे देंगे किसको, 1200। कितनी बार जाएगा पूरा पूरा, आप बोलेंगे 5 बार, 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से 15 का 5 हासिल 1 11, आया कितना 5 8। इस 5 को हम लेफ्ट साइड लिखते हैं, और जो नीचे वाला है वो ऊपर आता है, तो ये नीचे आ जाएगा। तो 5 सही 85/223, इतने घंटे में जब तीनों एक साथ चालू कर देंगे तो वो टैंक को भर देंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, वो लिख दीजिए आप, पाई r² h। ये होता है बेलन के आयतन का बेलन का आयतन। हमसे पूछा क्या है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की त्रिज्या ये होती है त्रिज्या r, h होती है बेलन की हाइट, और पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसका मान कितना होता है 22/7। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। दिया है त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, इसका मतलब त्रिज्या क्या r इक्वल टू क्या है h। जितना r है उतना ही h है, जितनी त्रिज्या है उतनी ही ऊंचाई है। तो वैल्यू रखते हैं हम, पाई के बदले क्या रखते हैं, फॉर्मूले में 22/7। निकालना क्या है, ऊंचाई h निकालना है। तो r इक्वल टू h है, तो r के बदले हम h रखेंगे तो कितना हो जाएगा, r² के बदले h², और मल्टीप्लाई में h है, और इसका वॉल्यूम किसके बराबर है 8624 के। तो यहां से हम मल्टीप्लाई करेंगे, या इसको पहले काट लेते हैं, ये 11 से कट जाएगा 2 बार, और ये 11 से कटेगा 7 बार, 11 7 77, बचेगा कितना 9 2 मतलब 92, फिर 11 8 88, बचेगा 4 4, 11 चौको 44, तो 784 बार ये पूरा कट जाएगा। 2 से हम एक बार और काट सकते हैं, 392 बार। यहां से हम सॉल्व करेंगे तो h² इंटू h, सेम पद की गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं घात तो 1 है, तो सेम पद है h h, तो ये हो जाएगा h3, और ये 7 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चले जाएगा, 392 गुणा 7। सात दूनी 14 का 4, 1 6 और 27।
हमारा आया 2744। तो हम ऑप्शन में देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें क्यूब रूट हम करेंगे 3 बार तो वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी। देखिए इसको हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि किसी संख्या को, यहां पे क्यूब में है तो किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आना चाहिए। ऑप्शन उठाते हैं 15। 15 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, मतलब इकाई का अंक। तो आप बोलोगे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, इकाई का अंक कितना आएगा 5। लेकिन इस संख्या की इकाई का अंक कितना है 4, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। 13 का अगर हम करेंगे 13 गुणा 13 गुणा 13 तो इकाई का अंक क्या आएगा, 3 के 9 होते 27, ये भी नहीं हो सकता। 4 का करेंगे 14 का 4 4 4 4 को 16 64, तो इकाई का अंक कितना आया 4। इसमें कितना आएगा 12 में 12 गुणा 12 गुणा 12, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है 4 और यहीं पे 4 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप 14 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो भी आपका 2744 ही आएगा। लेकिन जब हमारे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं जिसकी यूनिट डिजिट इकाई का अंक अलग अलग आ रहा है तो हम ऑप्शन की मदद से भी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जी दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लें। इसमें लिखा है 303 और 311 के बीच में स्थित अभाज्य संख्याओं की संख्या इन दोनों संख्याओं सहित, मतलब इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, इन दोनों संख्याओं सहित अभाज्य संख्याओं की संख्या बताइए। अभाज्य संख्या आपको पता है केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, एक संख्या खुद, और दोनों अलग अलग होने चाहिए। 303 और 311 के बीच दोनों संख्याओं के सहित, तो इसका मतलब वो ऐसा बोलना चाह रहा है 303 304 305 306 307 308 309 310 और 311। अब देखिए 2 से ज्यादा अगर जिसके फैक्टर निकल गए तो वो अभाज्य संख्या तो होगी। क्या 303 में 1 और 303 के अलावा किसी का भाग जाता है? आप बोलोगे सर जाता है, क्योंकि अगर संख्या को जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड होती है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होती है। जैसे इसके संख्या के अंकों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 और 3 6, तो 6 3 से डिवाइड होता है। आप बोलेंगे सर होता है, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डिविजिबिलिटी वाले रूल। 2 से कौन कौन सी संख्याएं डिवाइड होगी, जिसका इकाई का अंक, ये होता है इकाई का अंक, ये जिसके इकाई के अंक क्या होंगे 0 2 4 8 होंगे, तो वो संख्या 2 से डिवाइड होगी पूरी तरह। 3 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी, जिसको जोड़ के, अंकों को जोड़ के वो संख्या जो आ रही है वो अगर 3 से डिवाइड है तो संख्या 3 से डिवाइड होगी। 4 से कौन सी डिवाइड होगी, संख्या के लास्ट 2 डिजिट, जैसे अगर मैं इसको बोलूं तो ये लास्ट 2 डिजिट, लास्ट टू डिजिट, किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वो संख्या 4 से डिवाइड होगी। एग्जांपल 4 5 6 8 0, ये संख्या 4 से डिवाइड होगी। आप बोलेंगे लास्ट 2 डिजिट, क्या 80 में 4 का भागा जाता है? जी जाता है, तो वो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। 5 का जिसकी यूनिट डिजिट इकाई के अंक में क्या आएगा 0 या 5, तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अगर इतना आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे हम देखते हैं, यहां पे तो लिखा है। सबसे पहले था 303, अंकों का योग कितना है 6, तो 3 से डिवाइड होगी, क्योंकि जो संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड होगी। तो इसका एक फैक्टर तो हमें 3 मिल गया, और एक
और 303 तो ऑटोमेटिक है ही, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 2 से ज़्यादा फैक्टर हमें मिल गए। अगला 304 था, इकाई का अंक 4 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से ज़्यादा फैक्टर मिल गए तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। 305 इकाई का अंक 5 मिला, 5 से डिवाइड होगा तो ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। इकाई का अंक 6, यहाँ पे 6 भी आएगा। इकाई का अंक अगर 6 है तो वो संख्या भी 2 से डिवाइड होगी, 2 से भी होगी या तो 3 से भी होगी। देखिए 6 3 9, तो 9 3 से डिवाइड होता है तो ये संख्या भी डिवाइड होगी, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 307 ऐसी संख्या है, देखो इसको जोड़ेंगे 7 3 10, तो वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड नहीं होगी। इसका मतलब ये एक अभाज्य संख्या है। इसमें इकाई का अंक 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, इनको जोड़ के 12, 3 से डिवाइड होगा तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। इकाई का अंक 0, 2 से डिवाइड होगा, अभाज्य संख्या नहीं है। और 311, इसमें देखिए ना 2 का भाग जाएगा, ना 3 का, ना 4 का, ना 5 का, किसी का भाग नहीं जाएगा 1 और 311 के अलावा, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। तो कितनी अभाज्य संख्या हो गई? 307 311, केवल 2 अभाज्य संख्या हमारे यहाँ पे प्राप्त हो गई। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया, जैसे मैं बता रहा हूँ सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, और आपको पता है जो रेलवे का पैटर्न होता है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यही क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। कहीं पे थोड़ी संख्या चेंज कर देगा, डिजिट अलग कर देगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका यही रहेगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहें, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहें, समझते रहेंगे, तो पक्का आपका जो रेलवे इस बार क्लियर होगा एग्जाम, इसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।